Good afternoon, everyone. Welcome to Excellency IAS. आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हमारी इंडियन ईयर बुक सीरीज 2021 में इंडस्ट्री का पार्ट 2। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपको अपने लिए यूटिलाइज कैसे करना है। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारी जो यूपीएससी की जो परीक्षा है, एक इंडियन ईयर बुक का काफी इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इंडियन ईयर बुक काफी बल्कि होता है, तो सभी के पास इतना समय नहीं मिलता कि हर चीज को हम पढ़ सके। तो इन वीडियोस के द्वारा हमारी जो सीरीज है, इसमें हम इस पे वीडियो बनाएंगे और इस पे आप लोग को सुनना है और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यू कैन नोट डाउन, और आपके प्रीलिम्स 2021 के लिए इन वीडियोस का काफी इम्पोर्टेंट रोल होगा। सो फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी। तो प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी जो ये डिपार्टमेंट है, इसको हेड करता है DPIIT। तो DPIIT का फॉर्म होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो हमारा जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है, ये हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है टोक्यो में, और जहां पर ये बेस्ड है ये ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इंडिया एक फाउंडर मेंबर है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा बात करना है कि इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर। हम लोग को पता है कि अगर हमारी जो स्टेट्स हैं, मेजर कैपिटल सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज हैं, अगर उन सिटीज को हमें अच्छे से कनेक्ट करना है तो कॉरिडोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल पर्पसेस। तो इससे क्या होगा, इट इज गोइंग टू बूस्ट आर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और लोगों की इनकम बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। कैसे इनकम एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? सपोज एक स्टेट यूपी है, यूपी में इंडस्ट्री है शू की, तो शू वहां पर इंडस्ट्री लगी, सारे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है, वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जब वहां से ये एक्सपोर्ट होगा बाकी अदर स्टेट्स में, तो इससे क्या होगा, देयर इज गोइंग टू बी ए ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में काफी सारे लोग एम्प्लॉयमेंट होंगे, तो जिससे दिस इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कॉरिडोर्स दे आर वेरी यूजफुल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसको कहा जाता है शॉर्ट में DMIC प्रोजेक्ट। तो इसको लॉन्च किया गया, हमारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ जापान इन द ईयर 2006। तो ये जो हमारा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, हम इसको वी आर डेवलपिंग ऑन द आइदर साइड अलोंग द अलाइनमेंट ऑफ 1504 किलोमीटर, जो हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रीट कॉरिडोर है, और इसको कनेक्ट करेगा हमारा जो दादरी जो यूपी में है टू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नवी मुंबई। अब हम सेकंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करेंगे, चेन्नई बैंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं CBIC। तो ये प्रपोज कर रहा है कि इट इज गोइंग टू एड्रेस द इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच से काम होगा, जो हमारा एक इनहेरिटेंट एनर्जी और स्ट्रेंथ और एक कम्पिटिटिवनेस प्रोवाइड करेगा, जो इस कॉरिडोर में जितने भी स्टेट्स आएंगे। राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉरिडोर की हम बात करेंगे, जिसका नाम है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो इट विल बी स्ट्रक्चर्ड अराउंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको कहा जाता है बैकबोन एंड इज ऑल्सो द हाईवे सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन दिस रोड। तो जब ये कॉरिडोर बन जाएगा तो इस कॉरिडोर में काफी सारे और भी हाईवेज एग्जिस्ट करेंगे, तो जिससे क्या होगा, कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा हो जाएगी अमृतसर से कोलकाता, और जहां पर कोलकाता कनेक्शन हुआ, देन वी आर हैविंग अ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इट इज गोइंग टू बूस्ट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे स्टेट्स हैं नॉर्थन साइड में काफी डेंसली पॉपुलेटेड है, और इससे हमारा ईस्टर्न इंडिया काफी अच्छे से कनेक्ट हो पाएगा, और इस कॉरिडोर पे गवर्नमेंट ने काम करना शुरू कर दिया है। फोर्थ वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विशाख चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, तो जिसको कहा जाता है VCIC, इट्स अ की पार्ट ऑफ ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, और ये इंडिया का फर्स्ट कोस्टल कॉरिडोर होगा। ठीक है, तो विशाख चेन्नई इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये बिल्कुल अलाइन करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट, और इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। फ्रेंड्स, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द इम्पोर्टेंट थिंग्स। दोस्तों, अब हम बात करेंगे 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो जैसे कि हमें पता है कि पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे यूपीएससी ने 8 कोर इंडस्ट्रीज पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इन वेरियस एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस। सो हमारा जो 8 कोर इंडस्ट्री का जो बेस ईयर है उसको चेंज किया गया और उसको रिवाइज करके जो 2011 और 2012 को बेस ईयर लिया गया। तो इसमें हम 8 इंडस्ट्रीज की बात करते हैं जिसका कंबाइंड वेट होता है 40.27% इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इसमें कौन कौन सी 8 इंडस्ट्रीज हैं? सीमेंट हो गया, कोल हो गया, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेमोराइज इन योर ओन वे। नाउ फ्रेंड्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री सेक्टर। तो इस इंडस्ट्री का मेन काम क्या होता है? इस इंडस्ट्री को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री। तो इसमें बेसिकली कास्टिंग्स एंड फॉर्गिंग्स का काम होता है और बहुत ही हाईली सोफिस्टिकेटेड माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड प्रोसेस कंट्रोल इक्विपमेंट के साथ होता है, और इसमें काफी सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भी इस इंडस्ट्री को से बनाए जाते हैं। तो दिस ग्रुप also include industries like bearings, steel pipes, tubes, and fasteners. So this industry is very important. They can ask in the exam, light engineering industry sectors. It is famous for what? Right, friends? अब हम बात करेंगे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो बेसिकली उसमें इट कंप्राइजेस डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो फंक्शन करते हैं अंडर द चार्ज ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो इस मिनिस्ट्री का काम यही है कि हमें डेवलपमेंट एंड ग्रोथ तीनों सेक्टर में प्रमोट करना है, सच एज कैपिटल गुड, ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन द कंट्री। तो करेंटली ये टोटल एडमिनिस्टर करती है 31 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को। इसके अलावा वी आर हैविंग 5 ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस जो सीपीएससी की जो गाइडलाइंस है उसके ऊपर काम करते हैं, और सारा एडमिनिस्ट्रेशन इज डन बाय सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसका जो कंसेप्ट रखा गया, इसका जो बुनियाद रखी, ये करता है इट envisions a vibrant sector by promoting growth and development of the sector। तो इसमें हम बेसिकली बात करते हैं खादी, विलेज एंड कॉयर इंडस्ट्रीज। तो ये सारी इंडस्ट्रीज कॉपरेट करती हैं विद पर्टिकुलर कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स of central government, state government, and there are various stakeholders involved in it। तो बेसिकली ये क्या करते हैं? दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस और उनको एनकरेज करते हैं कि आप इनका प्रोडक्शन और अच्छे वे में करो, और दूसरी बात, ये न्यू एंटरप्राइजेस को भी और बढ़ावा देते हैं कि प्लीज कम इन्वेस्ट एंड गेट द थिंग्स डन फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। सो सेकेंड थिंग, द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये नोटिफाइड हुआ इन 2006। तो बोला, इसमें कहा गया कि हमें इन पॉलिसीज को ऐसे डिजाइन करना है सो दैट इट अफेक्टिंग एमएसएमईज एज वेल एज coverage and investment ceiling of the sector। This act also provides first ever legal framework for recognition of the concept of enterprise। तो enterprise की जब बात करते हैं, इसमें हम बोथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटिटी की बात करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो ये स्टैब्लिश्ड हुआ अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नंबर 61 ऑफ 1956। फिर इसको अमेंडमेंट किया गया 1987। 2006 में ये बना एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, राइट। और इसका काम क्या है? इसका काम ये है
promoting and developing khadi and village industries for providing employment opportunities in rural areas. इससे क्या होगा, हमारी रूरल इकोनॉमी को काफी स्ट्रेंथन मिलेगा. सो फ्रेंड्स, यू कैन पॉज द वीडियो. दिस खादी एंड विलेज इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ टू स्ट्रेंथन द रूरल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री मीन्स आंसर राइटिंग में दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम बात करें सिल्क इंडस्ट्री का. हमारी इंडिया में we know that 97% of the raw mulberry silk is produced in the states of Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, West Bengal and Jammu and Kashmir. तो फ्रेंड्स, इन स्टेट्स का आपको नाम नोट डाउन करना है because they can be asked in the UPSC among the following states, which states do not produce silk. So please you can note down the important things. तो देर आर 3 अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सिल्क जो इस कैटेगरी में फॉल होते हैं, बट दे आर कॉल्ड नॉन मलबरी सिल्क, बेसिकली एरी, टसार एंड मोगा. अब बात करें कॉटन इंडस्ट्री की. वी नो दैट कॉटन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप्स इन इंडिया. तो हमारी जो कंट्री है, अराउंड 25% जो टोटल ग्लोबल फाइबर प्रोडक्शन होता है इसका ही रोल होता है. और cotton sustains the livelihood of an estimated of 5.8 million cotton farmers and around 40 to 50 million people who are engaged in this activity as cotton processing and trade. So India is the largest area जिसके अंदर cotton cultivate होता है. Around 105 lakh hectares under cotton cultivation में use होता है. तो अगर हम इसको बेसिकली कहें कि जो टोटल वर्ल्ड का एरिया है, तो 35% ऑफ वर्ल्ड एरिया में कॉटन प्रोडक्शन होता है इंडिया में. राइट फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे जूट के. तो हमें पता है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड और इसका जो एवरेज प्रोडक्शन होता है दैट इज 80 लाख बेल्स ऑफ रॉ जूट एनुअली. तो बेल्स इज अ यूनिट. राइट फ्रेंड्स, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड सपोर्ट. जो हमारे जूट ग्रोअर फार्मर्स हैं, हमारी गवर्नमेंट को काफी सपोर्ट करती है. ठीक है, नॉट ओनली थ्रू एमएसपी ऑपरेशन. एमएसपी तो है, दैट इज मिनिमम सपोर्ट ऑपरेशन, बट इसके लिए हमारे इंडिया ने बनाया है जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. और इसमें क्या करते हैं, दे डू द डायरेक्ट परचेस ऑफ जूट सैकिंग, जिसका अभी वैल्यू है अराउंड ₹6,000 करोड़ एनुअली. तो बेसिकली ये यूज किए जाते हैं फॉर पैकिंग फूड ग्रेन्स. तो इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने दे हैव लॉन्च्ड जूट स्मार्ट. जूट स्मार्ट बेसिकली क्या है, जूट सैकिंग सप्लाई मैनेजमेंट एंड रिक्विजिशन टूल. तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया 2016 में. तो इसके थ्रू ये हाउ दिस प्रोक्योरमेंट ऑफ जूट सैकिंग विल टेक प्लेस. इसके अलावा जूट आई केयर की बात हुई, हैज बीन लॉन्च्ड. इससे क्या होगा, it is going to increase the income of the jute farmers by at least 50%. अब इसमें क्या करेंगे, by doing promotion of certified seeds, better agronomic practices and use of microbial rating of the jute plant. So this point is very important. Pause the video and note down the important points. Right? अब फ्रेंड्स, हम कुछ बात करेंगे कुछ इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ न्यू इनिशिएटिव्स लिए गए. तो पहला एक इनिशिएटिव लिया गया वीवर्स मुद्रा स्कीम. तो इसका मेन मुद्दा था कि इट इज गोइंग टू प्रोवाइड द कंसेशनल क्रेडिट टू द हैंडलूम वीवर्स और मार्जिन असिस्टेंस दिया गया मैक्सिमम अप टू ₹10,000 पर वीवर और एक क्रेडिट गारंटी दिया गया फॉर 3 साल के लिए. फिर हम बात करते हैं ई धागा है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम एंड ई धागा मोबाइल ऐप इन 2016. तो इससे क्या होगा, जो सर्विस डिलीवरी है उसमें उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी टू द हैंडलूम वीवर्स एंड हेल्प देम टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन 24/7 आवर्स बेसिस. इसके अलावा एक स्कीम और लॉन्च हुआ, बंकर मित्रा हेल्पलाइन 2017 में. तो इट इज गोइंग टू act as a single point of contact to the handloom weavers for their professional queries. So it was a very good initiative
or taken to the people involved in the handloom sectors, स्पेशली वीवर्स। दोस्तों अब हम बात करेंगे नेशनल स्टील पॉलिसी। तो हमारी जो नेशनल स्टील पॉलिसी है 2017 में लॉन्च हुआ। इससे आने से क्या होगा, इट इज गोइंग टू इंश्योर दैट हमारी जो इंडियन स्टील सेक्टर है इट इज प्रिपेयर्ड टू सर्विस द ग्रोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ग्रोइंग मॉडर्न इंडिया, और इससे इट इज गोइंग टू प्रपोज अ हेल्दी सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो हम कुछ की फीचर्स की बात कर लेते हैं 2017 नेशनल स्टील पॉलिसी की, कि ये सबसे पहले अचीव करेगी सेल्फ सफिशिएंसी इन स्टील प्रोडक्शन by providing policy support and guidance to private manufacturers, MSME steel producers and CPSEs. Friends, अब हम बात करेंगे mines and minerals. Ministry of Mines is responsible for survey and exploration of all minerals other than natural gas, such as petroleum, atomic minerals, mining and metallurgy of non-ferrous metals like aluminum, copper, zinc, lead, gold, etc. All these things are comes under Ministry of Mines, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कहाँ पर सर्वे करती है, मिनरल्स को कैसे एक्सप्लोरेशन करता है, ठीक है, इन सारी चीजों पे फोकस होता है। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द हाइलाइट्स व्हाट वी हैव स्टडीड। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमने आज बात किया प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, जो इसका हेड डिपार्टमेंट है दैट इज DPIIT। फिर हमने बात किया इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की बात की। इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हमारी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे एक अहम रोल प्ले करेंगे। फिर हमने बात किया 8 कोर इंडस्ट्रीज की। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज जो यूपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। फिर हमने बात किया लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बात किया। फिर हमने डिस्कस किया सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होती है, क्या उसके फंक्शन होते हैं। फिर हमने बात किया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसको हम कहते हैं MSME सेक्टर। फिर इसके हमने अंदर बात किया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की। फिर हमने सिल्क इंडस्ट्री का बात किया, कॉटन इंडस्ट्री की बात किया, जूट इंडस्ट्री की बात किया, जैसे कि जूट इंडस्ट्री में इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और उसमें हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें की बात की। इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए फेवरेट टॉपिक हो सकता है। फिर हमने न्यू इनिशिएटिव्स बात किया जो हैंडलूम वीवर्स के लिए लाया गया, जैसे कि मुद्रा स्कीम, ई धागा ऐप, बंकर मित्रा हेल्पलाइन। फिर हमने बात किया इंडिया की नेशनल स्टील पॉलिसी क्या है। फिर हमने डिस्कस किया माइंस एंड मिनरल को कौन सा डिपार्टमेंट हेड करता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मिनरल्स अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल गैस। ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस इज द एंड ऑफ द इंडस्ट्री पार्ट 2। सो प्लीज आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करिए। दिस इज गोइंग टू बी एक्ट एज ए रेफरेंस पॉइंट और definitely it is going to help for the prelims 2021. Thank you friends.